बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में फेयर वैल्यू हेज को देखा था और हमने सर फेयर वैल्यू हेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी थी वो हमने देखा थी कि सर हमारे पास जो हेज आइटम है सर आप उसमें चेंजेस इन फेयर वैल्यू को लेके जाते हो किसमें, पीएनएल में। और सर इसी तरह हेज इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस इन फेयर वैल्यू को रिपोर्ट करते हो पीएनएल में। याद आ रहा है? अच्छा जी, हमने सर इस पे एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी सर। अच्छा, मैं अगर ब्रीफ एक चीज पूछूं आपसे, सर सुनिएगा प्लीज। मुझे एक बात बताओ, हेज आइटम क्या क्या हो सकता है? सर हेज आइटम हो सकता है, गौर सुनना, नंबर 1 क्या चीज, कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी लायबिलिटी हो सकती है और फर्म कमिटमेंट हो सकता है। ऐसा सर एक चौथी चीज है हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन। हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन सर फेयर वैल्यू हेज में अकाउंट फॉर नहीं होता, वो अकाउंट फॉर होता है कैश फ्लो हेज में। थोड़ा सा भी हम आगे जाके देखेंगे एक और हेज की टाइप, वहां पर भी 3 चीजें आ रही होंगी। कौन कौन सी? एसेट, लायबिलिटी और हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन। इधर क्या क्या आ रहा है? एसेट, लायबिलिटी और फर्म कमिटमेंट। तो सर ओवरऑल हेजिंग में 4 चीजें जो हेज आइटम बन सकती है, वो 4 चीजें कौन सी हैं? कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, फर्म कमिटमेंट हो सकती है और हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन हो सकती है। हमने डिस्कस किया था कि फर्म कमिटमेंट का मतलब आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी, और थोड़े टाइम में सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन का मतलब है हमने एग्रीमेंट कुछ नहीं किया लेकिन हम काट दे, ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कि एक ट्रांजैक्शन हम भी करने वाले, ठीक है जी। तो सर 4 चीजें फेयर वैल्यू में 3 चीजें सर आपने देखनी है जो हेज आइटम बन सकती है। कौन कौन सी? एसेट, लायबिलिटी और फर्म कमिटमेंट। ऐसा सर वो चौथी चीज इसमें वो नहीं बन सकती, क्या नाम अपना हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन नहीं सर। अभी एक चीज हम और पढ़ेंगे, वो कैश फ्लो है, उसके अंदर वो बिल्कुल आ सकता है, इसके अंदर नहीं आ सकता। सर बोर्ड पे लिखिएगा दोस्तों। सर सुनिएगा दोस्त, सुकून तसल्ली से देखो। अब हम बात करते हैं मेरा एग्जाम व्यू पॉइंट से, ठीक है ना। अभी मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा। देखो एग्जामिनर ना 2 तरीके का सवाल पूछता है। या तो तुम्हारे पास एक एसेट ऑलरेडी हेल्ड होता है जिसकी फेयर वैल्यू का रिस्क होता है, वो कहता है जनाब एक एसेट ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें डर है कि इसकी फेयर वैल्यू कहीं नीचे ना चले जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होता है? इन्वेंट्री होता है, ठीक है जी। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर एग्जामिनर मुझे कहे कि मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है और थोड़े टाइम में हम उसको बेचेंगे और डर है कि इसकी वैल्यू नीचे ना आ जाए, तो सर ऐसे केस में आपने जो सबसे पहला काम करना होगा, आप क्या करोगे सर? आप फ्यूचर मार्केट में क्या करोगे सर? सेल करोगे क्योंकि एसेट मेरे पास है जो मैंने आगे बेचना है, आज मैं क्या करूंगा? फ्यूचर मार्केट में बेच दूंगा। फिर सर मैं इसको क्या करूंगा? क्लोज आउट करूंगा एट बाय, ठीक है जी, बाइंग रेट पे मैं क्लोज आउट कर दूंगा। फिर तीसरा काम मैं क्या करूंगा सर स्पॉट पे मैं इन्वेंट्री को सेल आउट कर दूंगा। ऐसा है, याद रहेगा ये 3 काम करने। सर केस बी, वो आपको ये कह सकता है, और सुनना, कि हम एक एसेट टू बी परचेज, हम उसको खरीदने वाले हैं और हमने एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कि फर्म कमिटमेंट होगी। खरीदा नहीं है अभी तक, है नहीं हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? इन्वेंट्री पड़ी हुई है, डर ये कि इसकी वैल्यू नीचे ना चली जाए। एक एसेट जो खरीदने वाले हैं, अब बताओ इसमें डर क्या है? कि कहीं इसकी वैल्यू ऊपर ना चली जाए, महंगा ना मिले। ऐसा तो हम क्या करते हैं जनाब, एसेट टू बी परचेज की हेजिंग कैसे करेंगे सर? इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है जनाब? फॉरेन करेंसी रिस्क। फॉरेन करेंसी रिस्क का मतलब हमने 70,000 $80,000 डॉलर में एक चीज खरीद ली है, ना पैसे दिए ना एसेट आया। कब आएगा पैसे और एसेट? कब देने पड़ेंगे पैसे और कब आएगा एसेट? साल बाद। अब हमारे डर क्या लग रहा है कि $70,000 तो फिक्स है, लेकिन अगर मैं लोकल करेंसी में उसको कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा सर? उस पर गेन और लॉस हो सकता है। तो सर उस पर लॉस हो सकता है, तो मैं उसको क्या करने जाऊंगा? हेज करने जाऊंगा। तो सर अब बताओ, मैं एक ऐसी ट्रांजैक्शन को हेज कर रहा हूं जो मैंने फ्यूचर में एग्जीक्यूट करनी है, फ्यूचर में एक एसेट बाय करना है, तो क्या करूं मैं? बाय करूंगा तो मुझे सर फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ेगी। तो आज मैं क्या करूं सर फ्यूचर में क्या करना है? बाय फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर। बी क्या करें सर? फिर उसको क्लोज आउट करें एट
सेलिंग। और फिर सर क्या करें सर, स्पॉट पे एसेट को परचेज कर लें। मेरे बच्चों मैं 3-4 केसेस करवाऊंगा, 2 केसेस तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। फिर वैल्यू है जी आज हमारा चलेगा और काफी डिटेल में चलेगा। अभी इसके अंदर इंटरेस्ट रेट क्या कैसे 15 चीजें आती रहेंगी। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अपने ध्यान में बिठाना है। मैं पहले एक चीज क्लियर करता हूँ, साफ सुथरी बात करते हैं, ठीक है जी। कि पॉसिबल सिनेरियोज 1 मिलियन बन सकते, 1 मिलियन सिनेरियोज बन सकते। ऐसा काम हो फिर ऐसा करना, ऐसा काम हो फिर ऐसा करना। हम करेंगे सर मोस्ट ऑब्वियस सिनेरियोज, ठीक है। मोस्ट ऑब्वियस का मतलब है जो बाकी दुनिया के अकाउंटेंसी बॉडीज में चीजें पूछी गई है या हमारे ध्यान में आ सकती है। अब एक बताएगा व्हाट इफ सर हम डबल फ्यूचर लें या फिर एक स्वैप एग्रीमेंट करें, तो सर देयर में भी 1 मिलियन पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 1 मिलियन परम्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। हम बात करेंगे सर नॉर्मल चीजों, ठीक है, ये जो एग्जामिनेबल चीज है। अब अगर एक चीज ये हो सकती है कि इन्वेंटरी हमारे पास पड़ी है, कॉमन केस वो कहता है इन्वेंटरी पड़ी हुई है, डर क्या है इसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, बाद में पैसे जब कहें जब तक हम बेचेंगे ये नीचे चली जाएगी। क्या करें उसको, आज आप फ्यूचर मार्केट में उसको बेच, ठीक है जी, क्लोज आउट कर लेना उसको बाय रेट से, और फिर क्या करना स्पॉट पे इन्वेंटरी को जाके बेच देना। ऐसा सर आज है हमारे पास जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में हमें डर लगा कि इन्वेंटरी की वैल्यू नीचे ना चली जाए, हमने उसको बेचना मार्च में, क्या करें आज आप उसको फ्यूचर मार्केट में बेच दें। फिर जब मार्च में आने तो क्या करें, आप उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो क्लोज आउट कर दो, और फिर क्या करो प्रैक्टिकली फिजिकली जाके इन्वेंटरी को जेन्युइनली स्पॉट पे बेचो। ऐसा है सर, हमने ये एग्जांपल लास्ट क्लास में देखी। आज हमने सर इस पे और इस पे 2-3 सवाल करने हैं। मैं आपको बता दूं सर पास्ट पेपर्स में हेजिंग के टोटल 5 सवाल, ठीक है। और उन 5 में 5 के 5 में से शायद एक ऐसा सवाल है जो उसने स्वैप का पूछा है, बाकी सारे फॉरवर्ड पॉइंट के क्वेश्चन हैं और सारे केसेस में एक 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल है, उससे भी जनरल बन गई है, वो इस केस से रिलेटेड है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम उसने क्या पूछा एसेट डबल परचेज, ठीक है। फिर आपको बता दूं सर, देखो हेजिंग अगर तुम खुद पढ़ने जाओगे ना, देखो मैं ये समझता हूं यार, मतलब मेरी एक रिपोर्टिंग पे एक अच्छी खासी रिसर्च है, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी रिसेंटली पीडब्ल्यूसी ने एक किताब जो है, किताब मैं कहूंगा उसको डॉक्यूमेंट नहीं कहूंगा, 270 पेज का डॉक्यूमेंट दिया ग्रुप ट्रांजैक्शंस में हेजिंग कैसे होती है, ठीक है। अभी उसको पढ़ना शुरू किया, मैं हर पॉइंट में समझता हूं नहीं यार अभी भी बहुत बड़ा समझता है, बहुत बड़ा समझता है। 13 साल में चीजें पढ़ रहा हूं, अभी मैं कहता हूं ये बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो सामने आएंगी, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा यार इस केस में क्या सामने ओपिनियन बनता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि बस वो अगले बोला उसको सब आता है, नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तो अब सब जो चीजें पढ़ रहे हैं वो ऐसी चीजें जो ऑब्वियस चीज है। सर आप कोई 12-13 ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, और फिर इसकी बेसिस पे आप बाकी ट्रांजैक्शन सोच सकते हो। सर पेपर में आएंगे 2 ट्रांजैक्शन आई है, मार्केट में यही 2 पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, क्यों हेजिंग मैं आपको जितनी चीजें दिखाऊंगा सोचोगे दुनिया में उतनी, मैं आपको चीजें नहीं बताऊं तो मसला है ना फिर सर, तो सर थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। अगर कवर करनी है ज्यादा चीजें, लेकिन एट द सेम टाइम आपने सारी चीजों को ना प्रॉपर्ली नोट करना है, केसेस बना लेना, ठीक है। पहला केस हमने सर लास्ट क्लास में देखा ना, मैं इस पे एक छोटा सवाल और कर रहा हूं ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, निकालें सर हैंड। अच्छा जी, आ जाओ मेरे बच्चों जरा क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 70। ये लास्ट क्लास की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ दोस्तों। चलो आदर से क्वेश्चन 70 जीवन भाई, या 1 मिनट। हर तरह की मतलब हर तरह की इन्वेंटरी फ्यूचर में ट्रेड नहीं हो सकती, इसका सिंपल जवाब। अब मैं मिसाल के तौर पर यार एसी बेचता हूं, एसी दोनों ट्रेड होता हूं, तो सर मेरी हेजिंग कैसे होगी, जो कमोडिटी में मैं ट्रेड करता हूं वो तो मार्केट में बिकती ही नहीं है, तो सर फिर आप क्या करते हो
या आप चेक करते हो जो मार्केट में चीजें बिक रही हैं, ठीक है, उसमें मेरी इन्वेंटरी के साथ क्लोजली कोरिलेटेड कॉस्ट एसेट, मैं उसके थ्रू एडिंग कर 100% परफेक्ट चीजें आपको मिलती नहीं है मार्केट। अब मैं मिसाल के तौर पर यार बिरयानी बेचता हूँ, या मैं मिसाल के तौर चावल बेचता हूँ। अब सर राइस का पूरी दुनिया में एक राइस का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं सर 50 किस्म के चावल बेचता हूँ, छोटा चावल, बासमती, कर्नल, मेजर, पता नहीं कौन कौन से। तो अब मैं क्या सर फ्यूचर मार्केट में मैंने कहा कि वो कर्नल चावल का फ्यूचर चाहिए, उससे कर्नल वर्नल का फ्यूचर नहीं होता, इधर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है चावल का। मैंने कहा वो कौन सा चावल है? तो उन्होंने कहा भाई अब चावल का एवरेज रेट चाहिए, ठीक है। अब आपने कहा इसमें कर्नल भी है, इसमें मेजर भी है, इसमें सब है, उसने कहा इसमें सब। मसला सारा ये है कि सर जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंज पे मिलते हैं, कभी भी परफेक्ट हेजिंग क्रिएट करो, ठीक है। कभी भी वो कमोडिटी जो आप बेच रहे हो 100%, अच्छा सर मिसाल के तौर पर मैं एसी बेचता हूँ, ठीक है, या मैं मिसाल के तौर पर गोल्ड बेचता हूँ, तो गोल्ड तो मैं प्रोसेस ज्वेलरी बेचता हूँ ना, तो सर मुझे उसको हेज करने के थ्रू करूँगा, रॉ गोल्ड के थ्रू करूँगा। तो सर याद रखना फ्यूचर और ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें कभी भी आपको 100% सेम कमोडिटी नहीं मिलती, आपको बेस्ट पॉसिबल हेज क्रिएट करना होगा, ठीक है। आज अगर दोस्त पे क्वेश्चन 70 हम अज्यूम करेंगे पेपर में भाई वो जो चीजें हम बेच रहे हैं ना वही मार्केट में बिक रही है, ठीक है, जिंदगी आसान, एंड में आगे दोनों का रेट सेम हो जाएगा, प्रैक्टिकली कभी भी सेम नहीं होगा। हाँ जी सर, ये कह रहे हैं मसूद लिमिटेड एक्वायर्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट रिकॉर्डिंग ऑन शायद चेक कर लेते हैं। अच्छा हमें चलो सर, ये कह रहे हैं मसूद लिमिटेड एक्वायर्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एज इन्वेंटरी और 105 रुपए पर यूनिट ऑन 1 February 2012। अब देखिए हमने इन्वेंटरी खरीदी है सर, मैं एसेट ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हूं, डर क्या है प्राइस नीचे ना चली जाए, फ्यूचर में इसको बेचोगे? जी सर बेचूंगा, आज ही फ्यूचर मार्केट में इसको बेचो, ठीक है जी। तो बताओ मेरा तरीका क्या होगा सर, मैं इसको आज फ्यूचर में सेल करूंगा, क्लोज आउट करूंगा किससे? बाय से। देखो नीचे क्या है जनाब, the fair value of the product increased a lot in initial few months and reached 140. The company assessed that the remaining shelf life of the product is 3 months and the price may go down in the set period. अब हमें लग रहा है 140 तक तो पहुंच चुका है, हमें इसको बेचने में मजीद 3 महीने लगेंगे और चांस है कि 3 महीनों में इसके रेट्स नीचे ना आ जाए। तो सर उसको क्या करना चाह रहे हैं? हेज करना चाह रहे हैं। बोले जनाब in order to hedge itself from the going down of fair value, the company entered into a future contract with March the settlement date of 30th June. अब देखो मैं ख्याल में तुम लोगों ने लास्ट क्लास में इतनी चीजें पढ़ ली थी, इस टेबल को रीड करके बताओ हेजिंग एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? किस चीज को हेज किया है सर? डाउनफॉल को, राइट, बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है हेजिंग में क्या होगा? लॉस हो रहा होगा, इन्वेंटरी में क्या होगा? फायदा हो रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं नॉर्मल डेरिवेटिव का अकाउंटिंग करनी, किसकी अकाउंटिंग करूं? पहले सिर्फ मैं इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करूं, और शायद अगर फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग करनी है तो इंस्ट्रूमेंट और आइटम दोनों की अकाउंटिंग करूं। शाबाश कर दो यार, 1 मिनट अल्लाह के वास्ते हमारे पास ये थोड़ा सा आगे जाकर हम पढ़ेंगे जैसे रिलेशन ऑफ वैल्यू, इन्वेंटरी की वैल्यू जो एडजस्ट हो गई ना वो तब्दील नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। शाबाश 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 मेरे बच्चों, बातें नहीं यार। अच्छा भैया हम आज आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, ठीक है? नहीं बस वो बंद कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्लास अटेंड करनी है भाई, कोई तरीका नहीं है, ठीक है? ऑर्डर ऑर्डर में भाई रिकॉर्ड कर लेना भाई, आपकी क्लास आ जाती है, ठीक है ना? नहीं मैं सिंपल होता है, मैं कोई मतलब क्या उसका नाम है शर्बू चाहता, ठीक है? रिकॉर्ड कर रहे हैं ना भैया, हम नहीं आ रहे, कर लो शाबाश। नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तंग नहीं कर में सर प्लीज इस तरह के सवाल में ना सबसे पहले एक वर्किंग ये बना लिया करें, सर मेरे पास स्पॉट और फ्यूचर के रेट्स हैं, किस किस रेट पे, किस किस रेट पे सर?
31 मार्च सर हमारे पास 31 मार्च के बाद सर हमारे पास अप्रैल 30 अप्रैल फिर, और हमारे पास है 30 जून। आप बताएं सर जो मेरे पास प्राइसेस है वो क्या क्या है? यार एक मिनट, 140 ये 150 है। उर्दू में बेटा आजकल इसको 54 बोलते हैं। अच्छा जी सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर इसके बाद आप एक काम ये कर लीजिएगा कि इसको ना फुल वैल्यूज में बना देना इसी टेबल को। अगर मैं फुल वैल्यूज में बनाऊं तो सर मेरे पास स्पॉट है, कितने से मल्टीप्लाई करना है मैंने? 50,000 से 2 7 मिलियन, इधर 73 लाख 76 लाख फिर 80 लाख स्पॉट के बाद फ्यूचर अब एक मिनट सर बोर्ड पे इसी तरह सर आप चेंज निकाल लेना स्पॉट पे और चेंज निकाल लेना आप फुटूरे पे। सर स्पॉट पे चेंज कितना है? 3 लाख पॉजिटिव, 3 लाख पॉजिटिव ना। सर 3 लाख पॉजिटिव इधर, फिर 3 लाख पॉजिटिव, फिर 4 लाख पॉजिटिव, फिर मेरे बच्चों इधर 2.5 लाख, फिर अच्छा जी अब जरा प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर सबसे पहले मैं काम ये कर रहा हूं, मैं पहली 31 मैं अज्यूम कर रहा हूं इन्वेंट्री खरीदी जा चुकी है। 31 मार्च में कोई एंट्री पास नहीं होगी अनलेस के कोई डाउन पेमेंट टाइप की कोई मार्जिन टाइप की चीज हमने पे की हो। 31 मार्च के बाद मेरे बच्चों 30 अप्रैल, बताओ 30 अप्रैल पे मेरे पास आइटम में जो आइटम है सर वो महंगा हो गया, यानी सर फायदा हुआ। इन्वेंट्री है मेरी महंगी होना अच्छी बात है, मेरे पास पड़ी हुई इन्वेंट्री। एट द सेम टाइम सर मुझे यहां मैंने क्या किया होगा सर? सेल किया होगा। इधर बाय करूंगा तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो सर मुझे आइटम पे फायदा हो रहा है और इंस्ट्रूमेंट पे नुकसान हो रहा है। तो सर मैं एंट्री क्या पास करूं? सबसे पहले इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 3 लाख रुपए से, और पीएनएल क्रेडिट कितने से? 3 लाख से। फिर सर मेरे पास एक और एंट्री, वो क्या है सर? डेरिवेटिव पीएनएल डेबिट और कितने से? 2.5 लाख से, और डेरिवेटिव लायबिलिटी कितने से? 2.5 लाख से। ये मेरे पास सर पहले मंथ की एंट्रीज पास हो गई 3 और 2.5 लाख से। फिर अगला ब्लॉक सर किस तारीख को? 31 में। क्या एंट्री पास करूंगा 31 में को? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? फिर 3 लाख से। फिर पीएनएल क्रेडिट कितने से सर? 3 लाख से। इसी तरह सर मेरे पास फिर लॉस पीएनएल डेबिट कितने से? 2 लाख, और डेरिवेटिव लायबिलिटी इकतीस मई के बाद सर 30 जून। जी जनाब 4 और 3 क्या करूं सर? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 4 लाख से। पीएनएल क्रेडिट कितने से भैया? 4 लाख से। फिर सर अगली एंट्री सर मेरे पास पीएनएल डेबिट कितने से और डेरिवेटिव लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? अब बताओ सर यहां तक सारे मामला तीनों अलग अलग रंगों में मैंने कर दिए, 3 डेट्स के ऊपर 3 अकाउंटिंग मैंने कर दी। अब बताओ आखिरी डेट पे मैं काम कर रहा हूं सर, वो क्या है?
सर मैं 30 जून पे डेरिवेटिव लायबिलिटी सेटल करने जा रहा हूं। डेरिवेटिव लायबिलिटी डेबिट कितने से कितनी 7.5 लाख और कैश पे करके आ रहा हूं 7.5 लाख का। डन है। अब इसके साथ साथ मुझे एक बात बताओ, मैंने इन्वेंट्री बेच दी होगी, उसकी एंट्री मैं पास करूंगा। कैश डेबिट कितने है सर? इन्वेंट्री मैंने आखिरी दिन की फेयर वैल्यू में बेची होगी, वो कितनी है जनाब? सॉरी 8 मिलियन से कैश डेबिट और 8 मिलियन से सेल्स क्रेडिट। फिर इसके बाद सर कॉस्ट ऑफ, अब याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तुमने इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकाली है सर? बता इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी? 5 मिलियन ऐसा। और ओवर द पीरियड इन्वेंट्री 3 लाख 3 लाख और 4 लाख ये इंक्रीज हुई है, यानी कि 6 और 4। तो बता इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? यही चेक एंट्री पास करूं सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने हैं? 62,000 और फिर यही है बाबू, कर लोगे मैनेज, देख लोगे हिसाब किताब, कोई इश्यू वाली बात तो नहीं है ना इसके अंदर, कोई अजीब सी चीज तो नहीं की ना हमने। 2 एंट्रीज है इनफैक्ट। सर अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर कितना? 70। अब पता सर 71 पे मैंने एंट्री क्या पास की होगी? वो कह रहा है जनाब आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू नीचे गई है कितने से? एट द सेम टाइम आपके डेरिवेटिव की फेयर वैल्यू। अब देखो एक चीज याद रखना, अगर हेज आइटम पे लॉस हो रहा होता है तो इंस्ट्रूमेंट पे गेन हो रहा होता है, इंस्ट्रूमेंट पे लॉस हो रहा होता है तो आइटम पे गेन हो रहा होता है। ये जनरल ट्रेंड है हमारा। पता सर इसको मैं अकाउंट फॉर कैसे करूं? सर मेरे पास पीएनएल डेबिट कितने से? 20,000 और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 20,000। एक एंट्री है। दूसरी एंट्री सर मेरे पास डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से और पीएनएल क्रेडिट कितने से? अच्छा, ये दोनों एंट्रीज पास करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, क्या आना चाहिए इसमें? इन्वेंट्री आनी चाहिए कितने की? 5,80,000 की। ऐसी तो मैं मतलब बेवकूफ पकड़ना चाह रहा था। कितने पे इन्वेंट्री आएगी? कॉस्ट देखो इन्वेंट्री की कितनी है? 4 लाख। और 4 लाख के बाद आपने उसको 20,000 क्या किया है? कम किया है। मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, हेजिंग से इन्वेंट्री फेयर वैल्यू पे नहीं आती है, नहीं आती है। ये 2.5 नंबर का सवाल उसने पूछा इसीलिए था कि आधे नशे क्या करेंगे, इन्वेंट्री को जाके 580 पे लिख के आ जाएंगे। नहीं, इन्वेंट्री रिकॉर्डेड कितने के ऊपर है? 4 लाख के ऊपर है। 20,000 रुपए उसकी फेयर वैल्यू में कमी आई है, तो अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे किसके ऊपर? 380 के ऊपर। एट द सेम टाइम आप एक और एसेट यहाँ रिकॉर्ड करोगे, कौन सा? डेरिवेटिव एसेट कितने से? 20,000 से। ऐसा है। बढ़े हम आगे। फॉर्म कॉपी करो सब, उसको बात नहीं करेगा क्लास। चलो लेट जा बेटा, पीछे लेट जा। सारी चीजें पढ़ लो ना, ये अच्छा खासा जल्दी कोर्स कर रहा हूँ। नहीं करो बातें यार, जो 2-3 घंटे के चुप करके बैठ। पढ़े हमारे दोस्त। सर अगले सवाल पे मैं आ रहा हूँ। सर मैं अगला सवाल रीड कर रहा हूँ। आपने इस सवाल में ये देखो, ये सारे सवाल नीचे 9 से आ रहे हैं ना, ये सब ICAW के क्वेश्चन, ठीक है, और उनके एग्जाम के क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो वो आते हैं सर 5-5, 6-6 नंबर के बीच में पार्ट होता है, उससे निकाल नहीं सर कुछ ऐसे के क्वेश्चन है।
आई गैप में मैं बता दूं आज तक हेज के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चंस आए, जिसमें से एक मैं करवा चुका हूं, तो आगे जो है वो हम जो बताता जाऊंगा साथ साथ में, अभी मेरी ये साथ साथ में करता जाऊंगा, जिस जगह का क्वेश्चन है वो बता दूंगा, ठीक है सर। आए अगर सवाल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 72 पे ये कह रहे थे ना कंपनी ओन्स इन्वेंटरीज, यही पे हमें एक चीज पता चल जानी चाहिए कि एसेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें डर क्या है कि इसकी वैल्यू नीचे ना चली जाए। सर उसको एच क्या करेंगे, आज फ्यूचर में उसको बेच देंगे, ऐसा तरीके से जनाब। कंपनी ओन्स इन्वेंटरीज 40,000 गैलन्स ऑफ ऑयल which cost 8 lakh on 1st December 2003. In order to hedge the fluctuations in the market of oil, on 1st December 2003, the company signed the future contract to deliver, यानी to sell 40,000 gallons of oil on 31st March 2004. अभी वो जिस बंदे ने सवाल बनाया, चाहे किसी भी अकाउंटेंसी बॉडी का, उस बंदे को बिजनेस सेंस नहीं है। हमने ऑयल अपने पास रखा हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास 8 लाख, और उसी वक्त हमने उसको हेज भी कर दिया कि कहीं इसकी वैल्यू नीचे ना आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने खरीदा और डर के मारे उसी वक्त उसको हेज कर दिया। आप थोड़ा टाइम दो, उसकी वैल्यू पर वो नीचे जाने के रिस्क है तो खरीदते क्यों, ठीक है जी। अब आगे देखो क्या करें जनाब, हमने इसको बेच दिया था फ्यूचर प्राइस ऑफ 22 पर गैलन। अगर आप ऊपर कॉस्ट देखोगे तो 20 रुपए पर गैलन, आप उसको 2 रुपए का फायदा रखे फ्यूचर में 22 में बेच दिया। आप बताओ सर हमारे पास एक फिजिकल इन्वेंटरी पड़ी है और एक हवा में कॉन्ट्रैक्ट है किसका, सेल का। अब अगर इसको क्लोज आउट करेंगे, जिस मिनट जाके बाय से क्लोज आउट करेंगे, लेकिन सर देखो उसने हमको बड़ा जबरदस्त पूछ दिया, उसने कहा मार्केट प्राइस ऑफ ऑयल ऑन 31 दिसंबर 2003, ये हमारा ईयर एंड है, at 22.25। अब बताओ ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो सर इसका मतलब है हमें डेरिवेटिव पे क्या होगा, लॉस होगा सर। फिर होगा जनाब द फ्यूचर प्राइस ऑफ डेरिवेटिव डेट ऑफ डिलीवरी वाज 24। अब अगर हम 24 पे बाय करोगे और 22 में तुमने सेल किया होगा, तो 22 पे सेल और 24 यानी बड़ी अमाउंट में बाय करना वुड क्रिएट अ लॉस, ऐसा मुझसे का जरा जर्नल एंट्री पास कर दे दो, विदाउट हेजिंग को छोड़ो, मुझे एक जर्नल एंट्री पास कर दे दो। शाबाश 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 शाबाश, गोली की स्पीड में एक जर्नल एंट्री है, 2 जर्नल एंट्री है, शाबाश। चलो कर लिया हो आप तक, कर लिया, कराऊं? बताएं सर सबसे पहले मेरे पास स्पॉट पे प्राइस क्या थी सर, किस रेट पे हमने इन्वेंट्री खरीदी है, फर्स्ट नवंबर पे। क्या है सर स्पॉट 20 रुपए का। सर 20 आपने कहां से निकाले बेटा, 8 लाख को मैंने 40,000 से डिवाइड कर दिया, डन। दिसंबर ही, चलो जी। अब बताएं सर यहां पर 22, अब बताएं 31 दिसंबर को क्या हुआ, ये 22.5 पे चला गया और ये 24 पे चला गया, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं शुरू से एक एंट्रीज पास करूं, 1 दिसंबर को से मैंने इन्वेंट्री खरीदी होगी, इन्वेंट्री खरीदी कितने से, क्या चीज, ये कितना है, 24। वेरी गुड। देखो यार मेरे हमारे ना सिर्फ 35 रुपए महीने की फीस पर मैं स्कूल पढ़ाया, जिन्होंने 35,000 दिया ना उनका हाल देखो। हाँ अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी
वो कह रहे जनाब द मार्केट प्राइस ऑफ ऑयल ऑन 31 दिसंबर 2003 इज 22 रुपए 25 पैसे पर गैलन। इस पे कोई मेरे हाथ में किसी एतराज नहीं। फिर वो कह रहे जनाब एंड द फ्यूचर प्राइस एट दैट डेट, व्हिच डेट, दैट डेट का मतलब है 31 दिसंबर फॉर डिलीवरी ऑन 31 मार्च। इसका मतलब है सेटलमेंट डेट की बात करें कब की, 31 मार्च को। कह रहा है आज फ्यूचर की प्राइस, जिस फ्यूचर की सेटलमेंट 24 जब मार्च को है उसकी आज 31 दिसंबर पे दैट। सर इसका मतलब किस डेट पे दोनों प्राइसेस दी हैं? फिर सर इसने मार्च को लिखा, मार्च इसने इसके लिखा कि उसकी मैच्योरिटी कब की है, मार्च की। अंग्रेजी में वो कह रहा है जनाब एंड द फ्यूचर प्राइस एट दैट डेट फॉर डिलीवरी ऑन 31 मार्च। यानी वो बता रहा है कि सर 31 दिसंबर को एक ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जिसमें डिलीवरी आपको मार्च में देनी है, उसकी कीमत ये है। ऐसा मैं इंतजार कर रहा हूँ, दो काम कर लो, अंग्रेजी को ना आराम से करो। नहीं फिर मैं बता रहा हूँ यार, मसला ये आप लोग डायरेक्ट नंबर देखते हो और डायरेक्ट बात कर लो। सुकून से सवाल पढ़ो ना तुम लोग, अच्छा खासा मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, सवाल सॉल्व आराम से हो जाए। सवाल सुकून तसल्ली से पढ़ो। 35 रुपए स्कूल वाले लड़का आपके सामने खड़ा हो, ठीक है? नहीं ना ये देखो हरामखोर शुरू करता है यहाँ से, बिल्कुल खामोश। अब पता है सर इन्वेंट्री डेबिट और अब आ जरा दोस्त, एक बच्चा सोच रहा है मेरा बने 35,000 रुपए का खर्चा क्या, मुझे अभी भी समझ में नहीं है हुआ क्या है, ठीक है? भाई देखो वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को एक ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें सेटलमेंट मार्च में होनी है, उसकी 31 दिसंबर को प्राइस क्या है। तो अंग्रेजी वो कुछ भी यूज करे, उसने अंग्रेजी में लिख के दे दिया कि ये जो प्राइस दी है 24 रुपए, ये 31 दिसंबर की प्राइस है, ये मार्च की नहीं है, मार्च में इसकी सेटलमेंट है। सर हम अभी सेटलमेंट डेट तक गई नहीं है, उसने एग्जामिनर ने एंट्रीज किस डेट पे मांगी है, देखो 31 दिसंबर पे। अब बना 31 दिसंबर पे एक और एंट्री पास होगी, वो किसकी है? सर मेरे पास इन्वेंट्री 2.5 रुपए बढ़ा है या 2.25 रुपए बढ़ा है, तो 2.25 इंटू 40,000 कितना, तो इन्वेंट्री डेबिट कितने से 90,000 और PLN। फिर सर फ्यूचर 2 रुपए, सर इस रेट पे हमने सेल किया है, इस पे अगर बाय करेंगे तो नुकसान होगा। कितने का नुकसान है? 2 रुपए का, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या एंट्री पास करूं सर? PLN डेबिट कितने से 80,000 और यार एक बात बताओ, इससे आगे की एंट्रीज बना सकते हैं? यस सर, लेकिन सवाल में डाटा नहीं है, ठीक है ना? नो सर, बस यहां तक रुकना है। अगला सवाल सर याद रखें, मैच्योरिटी पे नहीं लेके गए, इसको एसेसर करते समय पे एंट्रीज मांगी बस। अगर आप एग्जामिनर करते समय पे एंट्री मांगे वहां रुक जाना है, ये जवाब नहीं देना शुरू से कि मैं इन्वेंट्री खरीद चुका हूं, चूंकि इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट है, खरीदने का कोई फायदा नहीं। ये जहां तक इन्फॉर्मेशन है वहां तक काम कर दो। बढ़िया वाले बिल्कुल चुप। अब दोस्त इसी तरह का एक और सवाल मैं इसको रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 73। फिर अंग्रेजी पढ़े सर खामोश बिल्कुल चुप। ये करें जनाब, ऑन 4 जुलाई 2006 बंद कर दो भाई इसको। की कुल्फी वाली सर ये करें जनाब, on 1 July 2006 a jewelry trader acquired 10,000 ounces of a material which it held in its inventory। सर अगेन सिनेरियो वही, इन्वेंटरी हमारे पास मौजूद है, डर किस चीज का, इसकी वैल्यू नीचे ना चली जाए, तो हम क्या करेंगे, आज फ्यूचर पर सेल करेंगे और आगे बाय करेंगे। करें जनाब, दिस कॉस्ट 200 per ounce, सो द टोटल ऑफ 2 मिलियन रुपीस, ठीक है ना? 2 मिलियन रुपए का हमने सारे साल का खरीदा है। इन्वेंटरी हमारे पास सर, द ट्रेडर वाज कंसर्न्ड दैट द प्राइस ऑफ दिस इन्वेंटरी वुड फॉल, सो ऑन 1 July 2006 he sold 10,000 ounces in future market for 210 per ounce for delivery on 30th June 2007। सर हमने इसको जिस दिन खरीदा उसी दिन हमारी हालत टाइट हो गई,
उसी दिन हमने फ्यूचर में बेच दिया कितने में, 210 में। अब बताओ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर कब हो रहा है सर? 1 साल बाद। ऐसा जून से आप शुरू कर रहे हो और जुलाई से 1 साल बाद मैच्योर हो रहा है, दरमियान में 31 दिसंबर का गारंटी आएगा। ऐसा आगे देखो क्या कह रहा हूं, at 31st December 2006 the end of the traders reporting period। ये उर्दू वाली साइड से चलता होगा, परेशान नहीं होगा, ठीक है? ऐसे में पढ़ने का आता है, जब पैदा हुआ था तुम्हें भी ऐसे पढ़नी चाहिए। देखा नहीं जा रहा तुम्हें, यार याद नहीं किया, ठीक है? चुप करे बैठ। सर ये कह रहे जनाब ईयर में क्या हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी वाज 220 per ounce while the future price for 30th June 2007। लेकिन 21 डेट पे प्राइस है 31 नंबर पे, और आगे डिलीवरी का मंथ बता रहा, छोड़ दो उसको, 227। और फिर हो गया 30 जून पे ट्रेडर सोल्ड इन्वेंटरी एंड क्लोज आउट द फ्यूचर पोजीशन एट दैट स्पॉट प्राइस ऑफ 230 per ounce। ठीक है, शाबाश, पूरी मुकम्मल एंट्री इसमें पास हो, शाबाश, जल्दी पास करना। ये भी जैसे सवाल मैं बार-बार करा देना, पक्का कर रहा हूं, इसके बाद में कराऊंगा सर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, शाबाश, पक्के हो जाओ। मुझे एक बात बताएं सर, सबसे पहले मेरे पास सर अगेन स्पॉट और फ्यूचर की मूवमेंट्स है। डेट हमारे पास एक 1 जुलाई है 2006, 31 दिसंबर 2006 है, और फिर इवेंचुअली ये मेच्योरिटी तक जा रहा है 30 जून 2007। सर स्पॉट पे क्या है जनाब रेट, 200 रुपए का, इधर 210, इधर 227। अच्छा मुझे एक अपेरेंट बात बताओ सर, इधर डेरिवेटिव में फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान इसलिए होगा कि हम सोच रहे थे प्राइस नीचे आएगी, प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। आप बनाए जरा, हमारे पास सबसे पहले सर फुल वैल्यूज बताओ इनकी क्या है। स्पॉट कितने, 2 मिलियन, फिर 2.2 मिलियन, फिर 2.3 मिलियन। सर फुटूरे, आप बताएं सर मेरे पास चेंज स्पॉट पे, और सर स्पॉट पे चेंज 1 लाख, फिर 2 लाख, सॉरी, फिर 170, फिर 1 लाख, फिर सर कितना, 30,000। तो सर अगर मैं जनरल एंट्रीज पास करूं, सबसे पहले सर 1 जुलाई को मैंने इन्वेंट्री परचेज की है। इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 2 मिलियन, और कैश, फिर सर 31 दिसंबर बना, इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 2 लाख, और पीएलएन 2 लाख, फिर सर पीएलएन कितने से, 1 लाख, फिर सर हमारे पास इन्वेंट्री 1 लाख, और पीएलएन, फिर सर मेरे पास पीएलएन डेबिट कितने से, और कितने से। अब बताओ, हमने पहले तो डेरिवेटिव को इनकैश करना है, पे करके आना है। सर डेरिवेटिव लायबिलिटी डेबिट कितने से, और
फिर इसके बाद सर इन्वेंट्री बेचनी है, कैश डेबिट कितने से, फिर सेल्स क्रेडिट कितने से, 2.3 मिलियन। अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से, कितने से, और इसका मतलब है जीपी वीपी तो कुछ भी नहीं आया, ऐसा बढ़िया में एक स्टेप आ गया। सर बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं नहीं, ब्रेक ब्रेक नहीं है भाई, पहले बता दो सर। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मेरे पास जो कैश फ्लो है ना, मैं आपको बता रहा था कि सिंगल मॉडल था। सुनो जरा सर, मेरे पास फेयर वैल्यू हेज में होता क्या था सर, मेरे पास ये हेज आइटम है, ठीक है, मैं इसको लाल रंग से बनाऊंगा सर। ये मेरे पास सर हेज इंस्ट्रूमेंट है। अब बताएं सर, इंस्ट्रूमेंट में चेंज है ज्यादा, आइटम में चेंज है कम। सर मिसाल के तौर पर ये 10 रुपए चेंज है, ये 12 रुपए का चेंज है। मुझे बताओ ये 10 रुपए का लॉस ये पीएनएल में जाएगा, और सर ये 12 रुपए का गेन भी किस में जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एक 10 है एक 12 ना, मुझे बताओ इनएफिशिएंसी का मतलब होता है जब हेज इंस्ट्रूमेंट आइटम की चेंज को 100% कवर नहीं करता। ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या इसने आइटम के चेंज को 100% कवर किया? नहीं सर, 100% से ऊपर कवर करती है, ऐसा। मुझे बताओ लॉस पीएनएल में कितने का, गेन भी पीएनएल में कितने का, 12 का। तो मुझे बताओ क्या पीएनएल में एक इनएफिशिएंट पार्ट रह गया? हाँ सर, कितने का? वो भले गेन या लॉस फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है सर। अगर ये भी 10 होता, ये भी 10 होता, मैं कहता हेज इन परफेक्ट हेज है, और हमारे गेन को उसने सुकून से इम्यून कर दिया। जितना गेन गिरा उतना लॉस गिरा, जितना लॉस गिरा उतना गेन गिरा, मामला क्या हो गया, सेटल हो गया। मुझे बताओ इधर इनएफिशिएंसी कहां से ड्राइव इन हो रही है, आइटम से या इंस्ट्रूमेंट से? इंस्ट्रूमेंट ओवररन कर गया ऐसा। तो इसका मतलब है सर ये जो एफिशिएंट पार्ट है, इफेक्टिव पार्ट है, ये 10-10 रुपए का, और इनइफेक्टिव पार्ट कितना है सर? सर तो इसका मतलब जब ये पूरा और ये पूरा मैं पीएनएल में डालूंगा तो सर 10-10 रुपए का गेन और लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो इनएफिशिएंट पार्ट है वो कहां से आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, वो 2 रुपए का इनकम पीएनएल में रह जाएगी, ऐसा। अब बताओ सर, अगर मैं इसके अगेंस्ट एक छोटी सी एग्जांपल यहां रखूं, बताओ मेरे पास आइटम का चेंज है से 12 रुपए का, 12 रुपए का चेंज है सर। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट का चेंज है 10 रुपए का। अब सर ये मेरे पास से पीएनएल में गेन है और ये मेरे पास से लॉस है। अब बताओ सर, मेरे पास जो इनएफिशिएंट पार्ट है वो इस समय किससे आ रहा है? आइटम से आ रहा है। बताओ सर, फेयर वैल्यू हेज में ये दोनों पीएनएल में जाएंगे, लेकिन सर पीएनएल में 100% सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, 2 रुपए का गेन या लॉस रह जाएगा, और ये किसकी वजह से रह जाएगा? इसका मतलब ये कि सर आपके पास इंस्ट्रूमेंट से इनएफिशिएंसी है या आइटम से इनएफिशिएंसी है, आपका पीएनएल हिट जरूर होगा, ऐसा। एक गेन और लॉस पीएनएल में रह जाता है, ऐसा। सर आईएसबी के पास जब ये इशू आया ना कि यार और इसमें कुछ ऐसा का मॉडल निकाला जा सकता है जिसमें ये जो पीएनएल का जो हिट है ना ये मजीद कम हो सके, तो सर इस पे आईएसबी ने एक और मॉडल डेवलप किया, इसका कैश फ्लश। ऑब्जेक्टिव्स और भी थे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव जो है ना मजीद वोलेटिलिटी को रिड्यूस करना था। मजीद वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई कैश फ्लो हेज में काम ये करेंगे, और तो सुनना, हम इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करेंगे, हम आइटम की अकाउंटिंग करेंगे। किसकी अकाउंटिंग करेंगे? खाली इंस्ट्रूमेंट। आइटम की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, क्या मतलब? आइटम जो स्टैंडर्ड में मौजूद है ना उसी स्टैंडर्ड में रखें। जैसे इन्वेंटरी में इन्वेंटरी में चले, वो लोअर कॉस्ट में भी चले, हम उसको तब्दील नहीं करेंगे। आइटम अपने स्टैंडर्ड से चलेगा, हम अकाउंटिंग करेंगे सिर्फ इसकी, और इंस्ट्रूमेंट का सारा चेंज ओसीआई में डालेंगे। इंस्ट्रूमेंट का सारा चेंज पीएनएल में डालेंगे, अनलेस कि इंस्ट्रूमेंट का चेंज ओवररन कर जाए। किसके चेंज से? अनलेस के इंस्ट्रूमेंट का चेंज ओवररन कर जाए, किससे? तो ये जो इनएफिशिएंट पार्ट है जो कहां से आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, ये पीएनएल में जाएगा। अब बता सर मैं अकाउंटिंग किसकी करूंगा अगर मैं कैश बैलेंस कर रहा हूं?
इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करनी है। फिर रिपीट करो, कैश वैल्यू में एक ही चीज की अकाउंटिंग करनी है, किसकी? इंस्ट्रूमेंट की। आइटम की अकाउंटिंग एज पर हेड अकाउंटिंग नहीं करनी। आइटम की अकाउंटिंग उसके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, आईएसओ के हिसाब से करो, कोई टेंशन नहीं है। अकाउंटिंग सिर्फ किसकी करनी है? अगर इंस्ट्रूमेंट आइटम से ओवररन कर गया, ये अमाउंट कहां जाएगी? पीएनएल। ये अमाउंट कहां जाएगी? ओसीआई। अब बताओ जरा अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? क्या इंस्ट्रूमेंट आइटम से ओवररन कर रहा है? तो बताओ सर इधर पीएनएल में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। इधर सिर्फ ये चेंज कहां जाएगा? ओसीआई में जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैश वैल्यू ये 2 मिनट के लिए तो फेयर वैल्यू है। पीएनएल में कितना जा रहा है और पीएनएल में कितना जा रहा है? तो बताओ सर पीएनएल में नेट कितना रहता है? बताओ ये 2 रुपए कहां से आ रहे हैं? सर इंस्ट्रूमेंट ओवररन करके 2 रुपए पीएनएल में जा रहे हैं। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट ओवररन करेगा, पीएनएल रेट होगा किसमें? फेयर वैल्यू में। अब यहां देखो फेयर वैल्यू किसका चेंज आ रहा है? आइटम का चेंज आ रहा है। ये भी पीएनएल में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। पीएनएल में 2 रुपए की इनकम रह जाएगी। अब बताओ इधर इनएफिशिएंसी कहां से आई? आइटम से आई। पीएनएल रेट हुआ। इधर इनएफिशिएंसी कहां से आई? पीएनएल रेट हुआ। यस सर, इसका मतलब है सर आइटम से इनएफिशिएंसी है या इंस्ट्रूमेंट से इनएफिशिएंसी है? आइटम से इनएफिशिएंसी है या इंस्ट्रूमेंट से इनएफिशिएंसी है? फेयर वैल्यू हैच में पीएनएल लाजमी हिट होता है अनलेस के हैच परफेक्ट हो। अगर हैच परफेक्ट नहीं है, आइटम ओवररन कर गया पीएनएल, इंस्ट्रूमेंट ओवररन कर गया पीएनएल। लेकिन सर कैश फ्लो में पीएनएल सिर्फ एक केस में जाएगा, कब? जब इंस्ट्रूमेंट ओवररन कर जाएगा। सर इंस्ट्रूमेंट का चेंज सारे का सारा कहां जाएगा? ओसीआई में, अनलेस के वो आइटम से ओवररन कर जाए। सर आइटम की अकाउंटिंग हमें करनी ही नहीं है, सिर्फ मॉनिटर करना है आइटम। इधर किसकी अकाउंटिंग करनी है सर? कैश फ्लो की किसकी अकाउंटिंग करनी है? इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करनी है। आइटम की अकाउंटिंग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी है। अकाउंटिंग किसकी करनी है? बताओ इंस्ट्रूमेंट का सारा चेंज कहां जाएगा? अगर इंस्ट्रूमेंट से इनएफिशिएंसी आती तो कहां जाती? अब बताओ सर फेयर वैल्यू में चाहे आइटम से इनएफिशिएंसी है या इंस्ट्रूमेंट से इनएफिशिएंसी है, दोनों कहां जाएंगे? पीएनएल में जाएंगे। लेकिन सर कैश फ्लो में अगर इंस्ट्रूमेंट से इनएफिशिएंसी आए तो कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। लेकिन सर अगर इंस्ट्रूमेंट का चेंज आइटम के चेंज से कम है, यानी इनएफिशिएंसी कहां से आ रही है? तो आइटम की अकाउंटिंग हम करते नहीं होगा, हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं सर? इंस्ट्रूमेंट। अब बताओ सर मैं आपसे ब्रीफ अगर एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल पूछूं सर, गौर से सुनना सर। मैं आपके सामने 3-4 केसेस रख रहा हूं, आपको मुझे बताना है क्या करना है। बोर्ड पे सर केस ए, आइटम का चेंज गेन 20 रुपए, इंस्ट्रूमेंट का चेंज लॉस 22 रुपए। मुझे बताओ कैश फ्लो फेयर वैल्यू है क्या करूं? दोनों को पीएनएल में डालें तो नेट पीएनएल में क्या आ जाएगा? 2 रुपए का लॉस। दोनों के चेंज को पीएनएल में डालोगे तो नेट पीएनएल में क्या आ जाएगा? 2 रुपए का। मुझे बताओ ये इनएफिशिएंसी कहां से आ रही है? तो सर मैं अगर आपसे पूछूं नेट पीएनएल का हेड कितना है? 2 रुपए। अब बताओ सर अगर ये कैश फ्लो है तो कैश फ्लो है सर किसको रिकॉर्डिंग करनी? रिकॉर्डिंग किसकी करनी है? इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्डिंग करनी है। इंस्ट्रूमेंट का चेंज कितना है टोटल? सर क्या ये इंस्ट्रूमेंट का चेंज इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है? हाँ। इनएफिशिएंसी कहां से आ रही है? तो बताओ सर अब ओसीआई में कितना अमाउंट डालेंगे? 20 रुपए का। और पीएनएल में कितना अमाउंट डालेंगे? 2 रुपए का। ऐसा अब बताएं सर अगर मैं इस एग्जांपल में सिर्फ ये चीज चेंज कर दूं, आइटम का चेंज है गेन 22, इंस्ट्रूमेंट का चेंज है लॉस 20। अब बताओ सर पीएनएल फिर वैल्यू एच, दोनों का चेंज कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल में सर नेट इनकम आ रही होगी कितने की? 2 रुपए की। और मुझे बताओ ये इनएफिशिएंसी कहां से आ रही है? आइटम से। अब बताओ सर अगर मैं कैश में चल रहा हूं तो ओसीआई कितने? क्या इनएफिशिएंसी सर इंस्ट्रूमेंट से आई है? नहीं सर, आइटम को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो हम इंस्ट्रूमेंट का पूरा चेंज क्या करेंगे? ओसीआई में डाल देंगे। ऐसा है, इसको पहले सुकून तसल्ली से रिकॉर्ड करो और फिर हम इस पे से सवाल देखते हैं। एक ही सवाल फेयर वैल्यू हेड से भी देखते हैं और कैश फ्लो हेड से भी देखते हैं। शाबाश। सर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपने मुझे दोनों तरीकों से सॉल्व करके देना है, फेयर वैल्यू हेड से भी कैश फ्लो हेड से भी। सर अज्यूम करें सर हमारे पास इन्वेंट्री है, सर ये हमने परचेज की है 1 जनवरी 2009 को
₹20 पर यूनिट, और हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं 40,000 यूनिट्स। ठीक है जी सर। अप टू 31 मार्च सर इन्वेंट्री की प्राइस 32 रुपए पर यूनिट तक पहुंच चुकी थी। ठीक है जी, इन्वेंट्री की स्पॉट 32 रुपए पर यूनिट तक पहुंच चुकी थी। हमें लग रहा है 3 महीने बाद हम इसको बेचेंगे, और 3 महीने में हमें लग रहा है कि इसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि सर इसको हेज करें। तो हमने सर इसको हेज किया 3 महीने के फ्यूचर में। तो मुझे एक बात बताओ कि सर मेरे पास 31 मार्च मई, सर मैं अप्रैल का महीना पूरा खा जाऊं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जून, अब बताएं सर स्पॉट है हमारे पास 32, फिर हो गया 28, फिर हो गया से 22। ठीक है जी, और जो फ्यूचर था वो था से 33 से 29 और से 22। ठीक है जी, आपने मुझे अकाउंटिंग करके देनी है फेयर वैल्यू हेज से भी और कैश फ्लो हेज से भी। सर कोशिश करो करके दिखाओ मुझे, पहले फेयर वैल्यू हेज तो कर दो एटलीस्ट। सर आप एक काम करें, खुद ही करा दें, यहाँ देख लो, उसको खुद कर। अच्छा सर प्लीज बोर्ड पे देखें, बताएं सर मेरे पास स्पॉट और फ्यूचर की फुल वैल्यूज, बताएं फुल वैल्यूज कितनी है सर। 32 को मैं मल्टीप्लाई करूं 40,000 से, तो कितने 12,000, फिर 28 को मल्टीप्लाई करूं मैं 40,000 से, तो 112। सर मैं 22 को मल्टीप्लाई करूं 40,000 से, तो इसी तरह सर फ्यूचर का 33 मल्टीप्लाई बाय 40, फिर और चलो जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर चेंज, स्पॉट का चेंज और फुटूरे जी कितना सर, यहां से यहां तक कितना 160, इसका और इसका चेंज 160, फिर ये भी 160। अच्छा इसका मतलब इधर इनएफिशिएंसी निकली नहीं, स्पॉट और फ्यूचर का चेंज बराबर है। फिर इधर और इधर, हाँ सर इधर इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई। ज्यादा बड़ा चेंज किसका है, तो सर इसका मतलब इनएफिशिएंसी इंस्ट्रूमेंट से आ रही है तो पीएल में जाएगी, ऐसा। अब आ रहा सर मेरे प्यारे बच्चों, मैं जनरल एंट्रीज पास कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे जनरल एंट्री पास करनी है सर। किस तारीख को सर मैंने इन्वेंट्री खरीदी, शुरू से पास कर लेते हैं सर, 1 जनवरी से। ले भाई सर 1 जनवरी को मैंने इन्वेंट्री खरीदी होगी। इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 8 लाख से, और कैश क्रेडिट कितने से, 8 लाख से। ये कॉमन एंट्री है, ठीक है ना, चाहे आप कैश फ्लो यूज करो चाहे फेयर वैल्यू यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर मुझे एक बात बताएं, मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में से डिवाइड कर रहा हूं पेज को, और सर मैं एक तरफ कर रहा हूं जनाब फेयर वैल्यू हेज, और दूसरी तरफ मैं कर रहा हूं। अच्छा प्लीज मुझे एक बात बताएं, क्या मैं 31 मार्च को कोई एंट्री पास करूंगा सर, चाहे कैश फ्लो है जो चाहे फेयर वैल्यू है जो, कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब बताएं सर मैं आता हूं 31 मई पे, 31 मई पे मैं एंट्री पास करूंगा। आइटम में चेंज 160 का, इंस्ट्रूमेंट में चेंज 160 का, तो मैं सर फेयर वैल्यू एज में एंट्री पास करूंगा। इन्वेंट्री मेरी गिरी है सर, तो मैं पीएनएल डेबिट कर रहा हूं कितने से, 160, और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, 1,60,000। एट द सेम टाइम मैं फिर एक एंट्री पास कर रहा हूं, डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से, 160, और पीएलएन कितने से। अच्छा दूसरी तरफ अगर देखोगे तो तुम्हारे पास 31 मई पे
एक ही एंट्री पास होगी, वो क्या है? डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? 160 और ओसीआई क्रेडिट कितने से? बस आइटम को हम तंग ही नहीं करेंगे, जाने देंगे हम सर। जो है जो आइटम इन्वेंट्री है उसको अपनी कॉस्ट में रखेंगे, ठीक है जी। अब आए जरा एक स्टेप और आगे जाए। इसके बाद एक और डेट आई, कौन सी सर? 30 जून। पता है 30 जून पे फिर हमने एक एंट्री पास की इधर। 30 जून पे सर अगेन आइटम और इंस्ट्रूमेंट दोनों का चेंज कितना जी? 240 और 280 दोनों पीएनएल में जाएंगे। तो सर हमारे पास सबसे पहले पीएनएल डेबिट कितने से? 240 और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 2। फिर हमारे पास एक दफा फिर डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? 280 और 280 से। अब बनाया सर इधर 30 जून पे सर डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? 280 ओसीआई, वेरी गुड सर, और पीएनएल कितने से? अब सर यहां और यहां दोनों जगह पे गेम बराबर है। अब सर हम एक काम करने जा रहे हैं, प्लीज बेटा बोर्ड पे देखो, सबसे मुश्किल काम अब मैं इधर एक काम कर रहा हूं सर, फेयर वैल्यू हेज में मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर एसेट को बेचने की। कैश डेबिट कितने से? कितने में हमने बेचा है इसको? 880 में। और सेल्स क्रेडिट कितने से? 880। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंटिन्यूअसली सर गिरता जा रहा था। कैसे? 8 लाख की इन्वेंट्री थी, 1,60,000 पहले कम हुई, 240 उसके बाद कम हुई। तो बताओ इन्वेंट्री कितने से कितनी रह गई? कितनी? 4 लाख पक्का 4 लाख। और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? सर 4 लाख कैसे रह गई इन्वेंट्री? सर मेरे पास इन्वेंट्री थी 8 लाख की और मैंने 2 दफा इन्वेंट्री को कम किया सर, 24 और 2,40,000 और 1,60,000 से। तो इन्वेंट्री कितने पे चली गई? 4 लाख पे। अब सर जरा इसको यहां कंपेयर करना, मुझे बताओ फेयर वैल्यू हेज में क्या होगा? सर कैश डेबिट कितने से? 8,80,000 और सेल्स क्रेडिट कितने से? 880। ऐसे ही ना, इसमें तो कोई मसला नहीं ना किसी को। हमने इन्वेंट्री बेच दी, जिस तरह कैश वैल्यू में बेचा उसी तरह फेयर वैल्यू में बेचा। अब बताओ अगली एंट्री, कॉस्ट ऑफ, इसमें तो इन्वेंट्री हिली ही नहीं थी, इसमें तो इन्वेंट्री हिली ही नहीं ना, 8 लाख पे खड़ी रही। अभी इन्वेंट्री का रेट कितने से? 8 लाख से। अब सर सुने, इसमें तो सर रिजल्ट तो चेंज हो गया। नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे बताओ सर, अब जब हेजिंग खत्म हो गई ना, जो हेज आइटम आपने बेच दिया ना, स्टैंडर्ड कहता है जैसे ही हेज आइटम पीएनएल को हिट करे ना, आप उसी में जो अमाउंट पड़ा है ना वो प्रोपोर्शनेटली पीएनएल में डालना शुरू करें। आपने कितनी इन्वेंट्री बेची? पूरी या आधी? तो पूरा अमाउंट उठाओ ओसीआई से और उसको डाल दो रिटेनिंग में नहीं, पीएनएल में। किसमें? पीएनएल में। आप उठाओगे उसको, किसको? ओसीआई का पूरा अमाउंट, और उसको किसमें डालोगे? आप बताओ पीएनएल में किसमें डालें? अदर इनकम? नहीं, अदर इनकम नहीं। हेजिंग इनकम? नहीं सर, हेजिंग इनकम भी नहीं। फिर जिस हेड से वो रिलेट करता है उसमें या तो सेल्स बढ़ा दो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दो। तो सर बताएं, मैं ओसीआई को करूं डेबिट, कितने का बैलेंस पड़ा ओसीआई में? 240 और कितना सर? 160। कितने? 4 लाख का एंट्री क्या पास करूं सर? ओसीआई डेबिट कितने से? 4 लाख। और पीएनएल का कौन सा हेड? सर या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दे या सेल्स बढ़ा दे, बात एक ही है। मैंने सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर मैं पीएनएल बनाने जाऊं, यहां पर सेल्स कितनी है? 880, ऐसा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है सर मेरे पास? 84। अब मैं इसमें एडजस्ट कर रहा हूं सर, क्या चीज? हेजिंग इनकम या लॉस जो भी है सर। इधर 1,60,000 का एक्सपेंस था या लॉस था और 1,60,000 की इनकम भी थी, तो आपस में क्या हो गई? कैंसल आउट हो गई। इधर 240 का लॉस और 280 की इनकम, कितने? 40 की इनकम, कितने हो गए सर?
5, दूसरी साइड में देखो सेल्स कितनी है 880, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने 4 लाख। क्या बचा चरसी, चरसी के बाद हेज इनकम। सर कौन सी हेज इनकम पीएनएल में गई, ये तो पूरी ओसीआई में गई थी, ये भी पूरी नहीं सर, ये ओसीआई में पूरी नहीं गई थी, इसमें 40,000 बच रहे थे, तो क्या करें, क्या आ रहा है, दोनों के टोटल रिजल्ट बराबर है। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, सुनो पूरे सेटअप में मैं एक एक करके दोबारा एक्सप्लेन कर, मुझे एक बात बताओ सर, हमने जब यहाँ शुरू की सीरीज सी बात है, डे 1 में हमने डेरिवेटिव खरीदा, कोई एंट्री इधर भी नहीं है, कोई एंट्री इधर, इस पे लोगों दो राय नहीं है। अब बताओ सर, मैं जब फेयर वैल्यू एज पे जाता हूँ, मैंने आइटम और इंस्ट्रूमेंट दोनों की अकाउंटिंग करनी, दोनों को मैंने सर मार्क टू मार्केट की जो चेंजेस अभी मैं दोनों इनकॉर्पोरेट की, इधर मैंने सिर्फ किसकी चेंजेस की, इंस्ट्रूमेंट की, और अगर इंस्ट्रूमेंट के चेंजेस आइटम के चेंजेस से नीचे हैं तो कोई इनएफिशिएंट पार्ट क्रिएट नहीं हो रहा, सारा अमाउंट उसे बता रहा है। अब बताओ सर, अगर मैं इधर आया तो अगेन इधर आइटम और इंस्ट्रूमेंट दोनों को मैंने मार्क टू मार्केट किया, या फेयर वैल्यू की चेंजेस नहीं, नेट 40,000 का गेन बुक हुआ, इधर सर मेरे पास ओसीआई में सिर्फ वो अमाउंट जाएगी जो सर इंस्ट्रूमेंट का चेंज, आइटम की चेंज का क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है वो कहां जाएगा, फेयर में जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया सर, इन्वेंटरी उठा के बेची, तो सर मैंने सेल्स बुक कर ली, सेल्स यहां भी मैंने बुक की सर 880 से। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर चूंकि इन्वेंटरी कंटीन्यूअसली एडजस्ट होती जा रही है, तो 4 लाख की रह गई थी, इधर इन्वेंटरी किसी पॉइंट पे एडजस्ट नहीं हुई सर, 8 लाख की रह गई। सर फिर मुझसे स्टैंडर्ड कहता है, जब हेज आइटम पीएल को हिट करता है, तो जिस एक्सटेंट तक वो पीएल को हिट कर रहा है, उसी एक्सटेंट तक आप ओसीआई उठाओ, कहां मूव कर दो, पीएल में मूव कर दो। तो बताओ सर, मेरे पास हेज आइटम क्या 100% बिक गया, तो आपसे सर स्टैंडर्ड कहता है जितना ओसीआई का बैलेंस पड़ा है वो उठा के क्या करो, पीएल में डाल दो। इधर आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दो जो कि एक एक्सपेंस है, या अपनी सेल्स बढ़ा दो जो कि एक रेवेन्यू है, इनकम का स्ट्रीम, रेडोले मैनेज जी। अल्लाह के बंदे सुन, उर्दू भाषा, खरीदी कितने की थी इन्वेंट्री, खरीदी कितने की थी, 20 रुपए के रेट पे खरीदी थी। उसके बाद मैंने उसको कभी भी 28 पे लेके नहीं आया, मैंने सर उसको क्या किया, 32 और 22 का चेंज कितना है, 32 और 22 का चेंज 10 रुपए, मैंने सर इसको 10 रुपए कम कर दिया। 31 मई में हमने इन्वेंट्री कम की है ना, फिर में कम किया ना, 31 मई को हमने इन्वेंट्री, नहीं डिफरेंस है ये, तो जहां से हेजिंग शुरू कर दो, कहीं क्लास में लिख देना, आप कभी भी आइटम को ना मार्क टू मार्केट नहीं करते, जो हेजिंग जहां पे शुरू हो रही है ना, वहां से उसके फेयर वैल्यू में जो चेंज है वो लेना है। अगर वो जहां से हेजिंग शुरू हुई उस वक्त रेट 32 था, 32 से वो नीचे आया, कितने में आया 28 में, तो मैं 4 रुपए का लॉस ले रहा हूं उसके अंदर, ठीक है। यानी 20 और 32 का डिफरेंस मैं नोट करूंगा, जहां से हेजिंग शुरू हो रही है ना, वहां से उसकी फेयर वैल्यू में चेंजेस शुरू होगा, ठीक है। कल का वो लेक्चर जरूर देख लेना जी, पढ़े हमारे दोस्त, कॉपी करो। बातें नहीं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास बेटा बोर्ड पर सर डेट क्या है इसमें, मेरे पास 31 मार्च है, 30 मई और 30 जून है। सर रेट क्या है इस पे, 162 62 ये कितना, 52 यही है। अब एक बात बताएं सर, सबसे पहले मेरे पास जो फुल वैल्यूज हैं, फुल वैल्यूज में स्पॉट और फुटूरे,
किससे मल्टीप्लाई करूं सर इसको? 20,000 से। 20,000 से दो 1240, 1040, 1020। सर फिर इधर, अच्छा मेरा इधर 1060। सर अब बताएं मेरे पास चेंजेस स्पॉट और फुटूरे। हाँ जी, स्पॉट पे 1 लाख ना, 2 लाख, इधर 240। अब बता 240 का मतलब इधर इनएफिशिएंसी जरूर आएगी। फिर इधर सिर्फ 20 और तो इनएफिशिएंसी इधर भी आएगी। दोनों जगह पे, एक जगह पे 40,000 की इनएफिशिएंसी, एक जगह पे 20,000 की, ऐसे ही है ना? हेलो, हाँ हेलो हेलो मोहम्मद बोलो। मोहम्मद मैं आपको फोन करूं थोड़ी देर में? अच्छा चलो मैं आपको फ़ोन करता हूँ, सही है मेरे बच्चे? अच्छा मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलो मैं आपको ना थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ मोहम्मद, फिर मैं आप जहाँ बोलोगे आपको ले जाऊँगा, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास 30 मई पे जो एंट्री पास होगी सर, मैं डेरिवेटिव एसेट डेबिट करूँगा? हाँ सर, क्योंकि मैंने इस रेट पे सेल किया है तो इस रेट पे बाय करूंगा तो मुझे गेन हुआ है। और यार सर मैंने 13 लाख रुपए में अगर एक चीज सेल की है और उसको 10.60 में बाय करूंगा तो मुझे गेन होगा कितने का सर? 240 का। फिर सर मेरे पास OCI और PNL कितना? 30 मई के बाद सर 30 जून। फिर यार 2 मिनट रुक जाओ, डेरिवेटिव एसेट कितने से बेटा? 40 से 80, 40 होगी सर। इसमें से एक पोर्शन OCI में 20,000 का और एक पोर्शन, अब बताओ सर इसके बाद मेरे पास डेरिवेटिव एसेट को इनकैश करवा लो। कैश डेबिट कितने से? 280 से। और डेरिवेटिव एसेट कितने से? अब बताओ सर मैंने इन्वेंट्री बेची होगी, इन्वेंट्री बेची होगी तो एंट्री पास की होगी कैश डेबिट। कितने में बेची इन्वेंट्री मैंने? 10-20 और 10-20। बताएं सर मेरे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 1 मिलियन। और उसके बाद अगली एंट्री सर मेरे पास OCI डेबिट कितने से? 220 और ऐसा है सर, प्लीज बोर्ड में देखिएगा। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सर अब हमने इन 2 एरियाज को देखते हैं, फर्म कमिटमेंट और हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन के, इनकी हेजिंग कैसे करनी है। ठीक है, फर्म कमिटमेंट और हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन हम सर सबसे पहले उठाते हैं जनाब फर्म कमिटमेंट को। दिमाग में ये रखिएगा कि सर फर्म कमिटमेंट की सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू हेजिंग अलाउड है, बस। ठीक है जी, फर्म कमिटमेंट कैश फ्लो हेज से नहीं जा सकते हम, ठीक है जी। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसी फर्म कमिटमेंट जिसके अंदर फॉरेन करेंसी का रिस्क इन्वॉल्व हो, उसके लिए आप चाहे तो कैश फ्लो हेज से जाएं, चाहे तो फेयर वैल्यू हेज से
जाए, मर्जी आपकी अपनी है। फिर रिपीट करो सर फॉर्म कमिटमेंट। अच्छा ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, जब ये कंप्लीट कर लेंगे ना हम तो हमें समझ में आएगा कि रिस्ट्रिक्शन डली क्यों थी। सर फर्म कमिटमेंट हमारे पास सिर्फ फेयर वैल्यू हेज से हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि फर्म कमिटमेंट में कोई फॉरेन करेंसी का रिस्क है तो फिर या तो आप कैश फ्लो हेज से जाओ या फेयर वैल्यू हेज से जाओ, तमाजी मर्जी आए, ठीक है जी। फिर मुझे बताओ हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो हेज से हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर दूं सर, एवरीथिंग एज अ सेंस, ऐसा नहीं है कि अकड़ बकड़ बम्बे बो इसको एक काम करो फेयर वैल्यू एज दे दो इसको कैश फ्लो एज दे दो, ऐसा नहीं है। लॉजिक्स हैं इसकी, पहले समझ लो फिर रिपीट करो। फर्स्ट कमिटमेंट की कौन सी हेज करा हुआ है, फेयर वैल्यू एज, अनलेस केस में फॉरेन करेंसी का रिस्क हो। अगर फॉरेन करेंसी का रिस्क है तो सर फिर आप कैश फ्लो से जाए फेयर वैल्यू से जाए, बात एक मर्जी आप, ठीक, दोनों जगह आपकी मर्जी। हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन विल ओनली बी हैज थ्रू कैश फ्लो, ठीक है। अब बताएं सर, मैं आपसे अगर पूछूं कि सर एग्जाम में सर आज तक सिर्फ इसी चीज पे टेस्टिंग हुई है, हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन का सवाल बनाने के लिए भी एक इतना बड़ा दिमाग चाहिए, ठीक है। 10 चीजें आप देखिए, सवाल करेंगे अपनी क्लास में सर मैं सबसे पहले फर्म कमिटमेंट ऐसे उठा रहा हूँ जिसमें फॉरेन करेंसी रिस्क, ठीक है, ताकि आप उसको कैश फ्लो से भी देख सकें और फेयर वैल्यू से भी देख सकें। सर अपने पास हेडिंग है जनाब, हेजिंग ऑफ फर्म कमिटमेंट कंटेनिंग फॉरेन करेंसी रिस्क। हेडिंग आपने डाली है बेटा, हेज ऑफ फर्म कमिटमेंट विद फॉरेन करेंसी रिस्क। आप जरा बोर्ड पे देखो, मैं इसको करवा रहा हूं। करवाऊं? डन है? बड़े चलो कर। बेटा ये एक एग्जांपल दूंगा, ये मतलब थोड़ा डिटेल में एग्जांपल है तो तसल्ली से बैठ के उसको समझना, फिर उसको कॉपी करना, डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, ठीक, रजिस्टर नहीं बढ़ना, बढ़ जाएंगे बेटा। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों जरा सा बोर्ड पे देखो, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रख रहा हूं। से अज्यूम करो हमारे पास आज है 1 जनवरी 2010, ठीक है, गौर से देखना। मैंने आज के दिन एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज a fixed asset in 1 year time, यानी कि 31 दिसंबर 2010, ठीक है जी। मैंने सर ये कहा आज एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आज से ठीक 1 साल बाद यानी इस डेट पे 31 दिसंबर 2010 पे आपको पैसे दूंगा और आपसे एक एसेट परचेज कर लूंगा। और ये पैसे कितने होंगे सर? ये होंगे से मिसाल के तौर पर 1,20,000 US डॉलर्स, ठीक है। इस बंदे को मैं 1,20,000 US डॉलर्स दूंगा और इससे एक एसेट खरीदूंगा, परचेज करूंगा। अभी मैंने कुछ भी ना कोई पाई पैसा दिया है ना कोई एसेट दिया। बेटा बोर्ड पर छोड़ दो, बात छोड़ दो मेरे बच्चे, यहाँ देख लो। मुझे एक बात बता, अगर मैं 1 जनवरी को एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एसेट नहीं है ना, एसेट कब मिलेगा? यहाँ जाके मिलेगा। अच्छा उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फिक्स है 1,20,000 डॉलर। अब पता उसमें क्या रिस्क रहेगा? या तो हम सर हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन होगी, हम सोचते हैं कि अपने जाके एसेट खरीदना है इस डेट पे सर 70,000, अभी 1,20,000 डॉलर का मतलब 1,10,000 1,30,000 का हो जाएगा, 40,000 का हो जाए। क्या इस जगह पे आपको ये रिस्क नजर आ रहा है? नहीं सर, फिर क्या रिस्क नजर आ रहा है? सर हमारे पास एक ही रिस्क है, इसके अंदर वो क्या है सर? फॉरेन करेंसी रिस्क। ऐसा अगर हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन होगी तो क्या होगा? डबल रिस्क होगा। क्या एक 30 40 भी हो सकता है और ऊपर से डॉलर जो आज 170-80 रुपए का वो पता नहीं 1 साल बाद जाके 200 का होगा, ठीक है। इस वक्त करंसीज में एक ही रिस्क है, कौन सा? फॉरेन करेंसी रिस्क। कौन सा रिस्क सर? अमाउंट इज लॉक। 1,20,000 डॉलर पे डील हो चुकी है, इस दिन पे डील हुई है 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को हमने 1,20,000 डॉलर देने और मशीन ले ली। हमें डर ये कि डॉलर महंगा ना हो जाए, ऐसा। अच्छा जी, मैं आपसे फिर पूछूं, ये कोई ये मतलब इस डेट का आपके पास कोई एसेट मौजूद है?
नहीं सर, इसका मतलब हम हेजिंग कर रहे हैं किसकी, एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक फर्म कमिटमेंट। आज हेजिंग शुरू करूंगा मैं। एसेट कब मिल रहा है, जिस चीज को हेज कर रहे हो वो बैलेंस शीट में मौजूद है। अभी से मैंने इन्वेंटरी को हेज कर रहे हो, बैलेंस शीट में मौजूद थी। हाँ सर, एसेट की हेजिंग हो रही थी। अब किसकी हेजिंग हो रही, एक फर्म कमिटमेंट की। सर देयर इज अ कमिटमेंट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी परचेजिंग एन एसेट फॉर $120,000 इन 1 ईयर्स टाइम, ठीक है जी। एंड सर वी आर कंसर्न कि डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, महंगा होगा डॉलर, तो सर हमें लॉस हो सकता है। अक्सर बोर्ड में लिखिएगा सर, इन दो डेट्स के बीच में ना मैं अज्यूम कर रहा हूं एक डेट आ रही है 30 जून की। सर ये मैं अज्यूम कर रहा हूं हमारा ईयर, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाता हूं सर एक बैंक के पास, मैं उस बैंक को ये कहता हूं $1 का स्पॉट रेट क्या है। उसने कहा आज डॉलर का स्पॉट रेट, आज 1 जनवरी को स्पॉट रेट है 160 का। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है जी। यार फ्यूचर कितने पे चल रहा है, 1 साल का फ्यूचर चाहिए। तो उसने कहा फ्यूचर है सर 170 पे। अब मैंने क्या किया सर, 170 रुपए पर डॉलर पे फ्यूचर एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आज से ठीक 1 साल बाद बैंक से $1,20,000 खरीदूंगा फ्यूचर में। किस रेट पे, 170 पे। अब सर हुआ ये कि 30 जून की डेट भी आई बीच में। सर 30 जून पे स्पॉट हो चुका था 180 का, और ये हो चुका था सर 184 का। अब बता इसके बाद हमारे पास कौन सी डेट आई, 31 दिसंबर। सर इस डेट पे ये डॉलर हो चुका था 192 का, और सर स्पॉट और फ्यूचर का रेट सेम, ऐसा। अब बताओ इस पूरे केस को अगर मैं रीड करूं तो केस ये कि मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूं कि मैं जनवरी 1 मुझे एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जहां से ठीक 1 साल बाद मुझे एसेट मिलेगा। मैंने $1,20,000 देने, लेकिन हालत मुझे इसलिए टाइट हो रही है कि $1,20,000 पता नहीं कितने रुपयों में कन्वर्ट, पता नहीं कितने रुपए देने पड़े इसके। ये डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, जब से तब्दीली आई है। हमें लग रहा है कि आगे भी ये बढ़ता रहेगा। तो सर अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं इस डेट पे अगर मौजूद हूं, कंसर्न क्या है, कोई मेरी बुक्स का एक एसेट है जिसकी वैल्यू नीचे जा रही है, नहीं सर, फिर कंसर्न क्या है, एक ऐसा एसेट जो मेरी बुक्स में बाद में आएगा, मैं उसकी फेयर वैल्यू के लिए कंसर्न हूं कि उसके डॉलर पैसे देने पड़े हो गई, बढ़ना है। अफसर स्टैंड करे एक फर्म कमिटमेंट की हेजिंग है और इसके अंदर फॉरेन करेंसी का रिस्क इन्वॉल्व है। तो सर आप चाहे तो फेयर वैल्यू से जाओ, चाहे तो कैश वैल्यू से जाओ। सर याद रखिएगा इस तरह के सवाल प्रेफर्ड है कैश वैल्यू से जाए, काम आसान हो जाता है। सर मैं फेयर वैल्यू हेड से भी इसको सॉल्व करा रहा हूं, मैं इसको कैश फ्लो हेड से भी सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन फिर आप ट्रीटमेंट देख लेना, आपका एग्जामिनर जब भी इस तरह का सिनेरियो देता है वो खुद कैश फ्लो से उसको सॉल्व करता है और सवाल के जवाब में गाइड लिख देता है कि ये हेड फेयर वैल्यू हेड से भी सॉल्व हो सकता था। आओ जरा सर इसको सॉल्व करने जाए। सबसे पहले बताओ सर, जब मैंने एग्रीमेंट किया होगा, छोड़ दो एग्रीमेंट, इस दिन पे क्या एंट्री पास की जब मैंने एग्रीमेंट किया होगा, कोई एंट्री पास नहीं की, ना कोई चीज आई ना कोई चीज गई, ठीक है जी। तो सर मैंने गौर से देखो बोर्ड पे, सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसकी फुल वैल्यूज निकाल लूं, निकाल के दे सकते हो फुल वैल्यू? सर स्पॉट पे डॉलर्स की क्या वैल्यू बनेगी और फ्यूचर पे कितने, 160 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1,20,000 से कितना कितना 19 उर्दू में बेटा, ऐसा ये ये पहले हमारे साथ सट्टा खेलता था, ये 21,000 चल $2,2 23,040 बेटा बोर्ड पर कुत्ते की 2 महीना बंदा। सर मुझे एक बात बताएं, चेंजेस सर स्पॉट और फुटूरे। सर स्पॉट का चेंज कितना, 24 लाख, फिर ये
कितना बेटा 1680 और सर ये और E 960 खुलने का मौका दूंगा आप ग्रुप को जरा। सर सुनो, अब बताओ सर मैंने एक एग्रीमेंट किया, क्या एग्रीमेंट किया है? सुनो, मैंने एग्रीमेंट ये किया है, दो एग्रीमेंट्स इधर किए, दोनों फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स हैं। एक एग्रीमेंट ये किया कि $1,20,000 में मैंने एक एसेट खरीदना है, ये मैंने एक एक्सटर्नल सप्लायर के साथ किया। दूसरा एग्रीमेंट क्या किया मैंने $1,20,000 खरीदने। किससे खरीदने $1,20,000? बैंक से। किस रेट पे मैंने एग्री किया कि मैं $1,20,000 खरीद रहा हूं? 170 पे। यहां मैंने सर डॉलर्स बाय किए। क्या किए? डॉलर्स बाय किए। अब बताओ डॉलर क्यों बाय किए? सर ताकि एंड पे मैं सिर्फ जेब से डॉलर निकालूं और दे दूं सर, खत्म चक्कर, मुझे टेंशन ही ना हो। 170 में रेट लॉक करके बैठा हूं। लेकिन याद रखना सर, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी फिजिकली एग्जीक्यूट नहीं होता, हम उसको क्या करेंगे? क्लोज आउट करेंगे। अब सुनो 170 रुपए में तुमने डॉलर खरीदा, डॉलर का रेट बढ़ के 184 पे चला गया, तुमने क्या किया? इसको सेल करना है सर, क्लोज आउट करने के लिए। तो सेल ज्यादा पे कर रहे हो तो गेन है लॉस है? गेन है। और ज्यादा पे कर रहे हो, गेन है लॉस है? अच्छा, दूसरे बातों में मैंने सर 2 करोड़ 4 लाख रुपए के जो है वो डॉलर्स खरीदे, इनकी वैल्यू बाद में 2 करोड़ 20 लाख हो गई, वैल्यू बढ़ गई सर। फिर 2 करोड़ 30 लाख हो गई, वैल्यू और बढ़ गई। तो इसका मतलब है सर मैंने जो डॉलर्स खरीदे हैं, अगर मैं क्लोज आउट करूंगा बाद में तो बड़ी अमाउंट पे क्लोज आउट होगा, बड़ी अमाउंट पे सेल होगा, सेल बड़ी अमाउंट पे होगा तो क्या आएगा? गेन आएगा। अभी मैं आपसे सर बड़ा बेसिक सा एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास जो स्पॉट का रेट है, क्या कोई मशीन मेरे पास बुक्स में पड़ी हुई है? नहीं सर, इससे पहले स्पॉट रिप्रेजेंट कर रहा होता था किसको? इन्वेंट्री को। तो सर इन्वेंट्री मेरी बुक्स पे होती थी, यहां मेरी बुक्स पे कोई चीज भी नहीं। अब सर सुनो, मैं पहले कैश फ्लो से जा रहा हूं, बताओ कैश फ्लो से अगर मैं जाऊंगा, आइटम मेरी बुक्स पे है ही नहीं, मुझे सिर्फ किसकी अकाउंटिंग करनी है? इंस्ट्रूमेंट की। तो मुझे बताओ क्या इंस्ट्रूमेंट का चेंज आइटम के चेंज से ज्यादा या कम है? कम है। कम है। क्यों कम है? 1680 24 लाख रुपए से कम होते हैं। तो सर मैं पहली एंट्री पास कर रहा हूं 30 जून पे। क्या चीज? डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? 1680 से। और सारे का सारा चेंज कहां पर? OCI 16। सर आपको कैसे पता चला कि ये गेन है? सर मैंने डॉलर बाय किया है 170 में, अगर मैं इसको सेल आउट करूंगा डॉलर को 184 के ऊपर, तो महंगा सेल कर रहा हूं, डॉलर क्लोज आउट करूंगा तो क्या होगा? मुझे ये होगा। दूसरे बातों में सर मैंने 20 लाख सर 2.04 मिलियन के डॉलर्स खरीदे, इस रेट पे बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? ये होगा। याद रखना सर, फ्यूचर में आप जो काम करते हो उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट करके एग्जिट कर जाता हूं मार्केट से। मुझे बताओ मैंने डॉलर खरीदे बेचे? खरीदे डॉलर, ताकि मैं पे कर सकूं एंड में। खरीदे सर, यहां जाके अगर क्लोज आउट करता हूं तो बेचूंगा तो गेन होगा लॉस होगा? गेन होगा। दूसरे बातों में छोड़ो फ्यूचर को, स्पॉट को देखो। डॉलर टर्म्स में मशीन की वैल्यू आज कितनी है? अगर मैं हेजिंग नहीं करता सर, डॉलर महंगा आता जा रहा है, मुझे लॉस है सर, और महंगा होता जा रहा है, मुझे लॉस है। इसका मतलब कंपनी को स्पॉट पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। फ्यूचर पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सर ज्यादा दिमाग ना चले, सिर्फ स्पॉट को देख लेना। याद रखना, स्पॉट और फ्यूचर एक दूसरे के उलट चल रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस। ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा होने की वजह से मुझे एक लॉस है, लेकिन सर दूसरी तरफ मैंने डॉलर पहले ही खरीद के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ, महंगा होगा तो सर क्लोज आउट करने में जाऊंगा, सेल करूंगा तो मुझे क्या होगा? गेन। कितने का गेन हो चुका है सर? कितने का गेन हो चुका है? 16,80,000 का। फिर उसके बाद बताओ 30 जून के बाद 31 दिसंबर क्या एंट्री पास करूं सर? मजीद डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? 960। फिर मेरे बच्चों OCI का रेट कितने से? 9। अब इस पॉइंट पे हेजिंग वेजिंग होगी खत्म। अब हमारे पास सर आया एसेट, PP आया कितने से? $1,20,000। और आज का रेट क्या है? लास्ट डे में 190। बताओ कितना आ रही है? यार एक बात बताओ, हमने आपको नहीं लगता कि ठीक ठाक पैसा पे किया है? अगर डे 1 का रेट देखूं सर, तो डे 1 के रेट पे सर कितने का मुझे पड़ रहा था?
डे 1 के रेट पे। आप बताओ सर वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने मशीन के लिए ठीक ठाक पेमेंट की है। कितने की पेमेंट की है मैंने? सर मैंने 230400, यही है ना? ऐसे ही ना? तो मुझे एक बात बताएं सर, आपको नहीं लगता कि डॉलर महंगा होने की वजह से मुझे नुकसान हुआ है? लेकिन दूसरी तरफ सर डॉलर महंगा होने की वजह से मुझे हेजिंग पे क्या हुआ है? फायदा हुआ है। बताओ मेरा डेरिवेटिव एसेट मिला के कितने का है? देखो कितने का डेरिवेटिव एसेट। ये पैसे ले आऊं मार्केट से, कैश डेबिट कितने से? 264000 और सर डेरिवेटिव एसेट कितने से? अब सर स्टैंडर्ड आपको कह रहा है ये तो सही हो गया, एसेट भी आ गया तुम्हारे पास, बाबू इस ओसीआई का क्या करेगा? सर ये ओसीआई पीएनएल में जाना चाहिए कब? जब हेज आइटम पीएनएल को हिट करे। अब बताओ सर एसेट आ चुका है, ये पीएनएल को कब हिट करेगा? जब डेप्रिशिएट होगा। तो सर तब इस ओसीआई से थोड़ी थोड़ी अमाउंट निकाल के हम पीएनएल में डालते रहे। सर स्टैंडर्ड कहता है अब ये तरीका नहीं चलेगा, आप एक काम करें, ये ओसीआई उठाएं, डेबिट कर दें। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता है ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा फिर? इसके बाद तू पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ देख लो, तेरे को पैदा होने के लिए बहुत खत्म हुए। सर ओसीआई जो है वो डेबिट हो गया। 2 मिनट रुक जा भाई। अब बता सर दूसरे इसका हिट में क्या करूं? पीपी में डाल दो। अब बताएं सर पीपी में हिट डालने से या पीपी में अमाउंट डालने से क्या होगा? पीपी क्या हो गया? कम हो गया। पीपी कम हो गया तो इफेक्टिवली अब जो डेप्रिसिएशन बुक होना था उसके मुकाबले में डेप्रिसिएशन कम बुक होगा। तो ओसीआई का आपको निकाल के पीएनएल में डालने की जरूरत नहीं है। आप ओसीआई से सिंपल पीपी का कैरिंग अमाउंट कम कर दो। अब बताओ पीपी का कैरिंग अमाउंट कम करने से क्या होगा? पीपी का कॉस्ट पे आ गया। अब बताओ इफेक्टिवली तुम्हें पीपी कितने का पड़ा? कितने का? 20.4 मिलियन का। इसका मतलब है सर मैं लॉस हुआ लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ। अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो मुझे कितने का पड़ता है? 23.04 मिलियन का। अब एटलीस्ट कुछ पैसे वापस आ गए। कितने वापस आए? सर 264000 दोनों को नेट करो, कितने का? 20। सर बस इतना भी बहुत। और आप चेक करो तो डे 1 का फ्यूचर का रेट यही ऐसा। अब बताओ सर मैं आपसे पूछूं, सुनो, डेरिवेटिव एसेट पे फायदा हुआ, फायदा जमा कहां हुआ? ओसीआई में जमा होता। अल्टीमेटली वो फायदा आपने किसमें ट्रांसफर कर दिया? एसेट में, पीपी में। पीपी की कॉस्ट क्या कर दी? कम कर दिया। अब आगे आने वाले सालों में पीपी डेप्रिशिएट कम होगा, ऐसा है। अब पता है सर मैंने इसको किस मेथड से सॉल्व किया? क्या मुझे बताओ, मैंने किसी पॉइंट पे भी पीपी डेबिट क्रेडिट किया शुरू से? सर पीपी तो था ही नहीं तो क्या डेबिट क्रेडिट करोगे? आइटम तो बैलेंस शीट पे था ही नहीं। किसके अकाउंटिंग कर रहे थे? इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट हमारी बैलेंस शीट पे था कि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो याद रखना सर फॉर्म कमिटमेंट अगर फेयर वैल्यू रिस्क हो, सॉरी फॉरेन करेंसी रिस्क हो, इट विल बी मच बेटर एंड इजियर वे कि आप उसको किस मेथड से लेके जाओ, कैश फ्लो से लेके जाओ। पहले इसको कॉपी करो, शाबाश।